नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में कि कैसे आप इस बार ये जो प्रीलिम्स है इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। कुछ और बातें करेंगे जो आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखें, अन्यथा आपको जितना बेनिफिट इससे मिलने वाला था उतना बेनिफिट मिल नहीं सकता। तो देखते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कैसे तैयारी करना है। अगर कुछ विद्यार्थी तैयारी में अभी लगे हैं तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण वीडियो है, लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कहीं कुछ गलतियां हो रही है, उन्हें सुधारने का मौका मिल सकता है। देखते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स। तो मैं एक अनुमान लगा पा रहा हूं कि यहां पर कुछ विद्यार्थी होंगे जो विगत कुछ एग्जाम्स में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर, 10 नंबर के मार्जिन से यहां पर रह पा रहे होंगे, और कुछ विद्यार्थी होंगे जो बिल्कुल बाउंड्री पर 1 नंबर से ही रह रहे हैं कि सर 1 नंबर ही नहीं मिल पा रहा है और उसमें हम प्रीलिम्स से बाहर हैं। तो पहली बात ये करने वाले हैं हम हमारे पहले उसमें कि ये जो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, इस गैप के कारण, यानी इसका मतलब ये भी है कि ये जो विद्यार्थी है ये पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। यानी कोई ना कोई तो ऐसी बातें हैं जिसके कारण ये इस नंबर को पार नहीं कर पा रहे हैं और अपना जो सपना है एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का उसे पूरा ना कर पा रहे हैं। तो इन नंबरों को कैसे बढ़ाया जाए, ऐसी कौन सी चीजें हैं, क्योंकि मैं ये अनुमान लगा पा रहा हूं अगर कोई विद्यार्थी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से रह रहा है या रह रही है तो कहीं ना कहीं नॉलेज तो भरपूर है, केवल उसमें कमी हो रही है सही अप्रोच, या बात कर सकते हैं आपका जो पर्सपेक्टिव है चीजों के प्रति वो आपको देखना पड़ेगा, किस प्रकार से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा नोट्स को लेकर मैं करने वाला हूं। आज का जो वातावरण है, जिस प्रकार की चीजें मार्केट में अगर आप बुक्स देख रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं, तो भ्रमित ज्यादा है विद्यार्थी। पहले संसाधन कम हुआ करते थे, कम संसाधनों से विद्यार्थी ज्यादा सिलेक्ट हो जाते थे। आज का टाइम इंफॉर्मेशन का युग है, संचार का युग है, या बात कर सकते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, हमारे पास चीजें इतनी ज्यादा है, लेकिन कहते ना अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी अति हर चीज की खराब होती है, ज्यादा चीजें हमेशा परेशान करती है। तो यहां पर इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि समझ ही नहीं आता। मान लेते हैं कोई नोट्स है, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा और अगले दिन दूसरे नोट्स पर हम पहुंच गए। तो तीसरी जो बात करेंगे वो हम करने वाले हैं स्ट्रेटजी को लेकर, है ना। प्रिपरेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, कैसे हम तैयारी करने वाले हैं, तैयारी को लेकर करने वाले हैं, और बाद में हम कुछ अदर बातें करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकती है या जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मेरे ख्याल से 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर से जो विद्यार्थी रह रहे हैं वो बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नोट्स को लेकर। अब नोट्स को लेकर पहली बात क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है उसे समझिए। देखिए, आपकी जो तैयारी है ना, इस तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण है आपके नोट्स। ये क्यों? क्योंकि इन नोट्स के आधार पर ही डिपेंड होगा कि आप एग्जाम में कैसा करने वाले हैं, आपका एग्जाम कैसा जाने वाला है। जैसे अगर आप एक बार नोट्स को चुन लेते हैं और चुनने के बाद भी डाउट करते हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए सही नहीं है। तो नोट्स को लेकर मेरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नोट्स कैसे भी हो, मैं हमेशा कहता हूं नोट्स कोई भी बुरे नहीं होते, किसी भी बुक से आप पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छी बात है आप सभी ने सुनी होगी कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है 1 बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए। ठीक ऐसे ही आपके ये जो नोट्स है ना, भले ही छोटे हों, लेकिन इन्हें ऐसे पढ़ डालिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगला पेज जैसे ही आएगा तो अगले पेज पर क्या होने वाला है। और एक बात ध्यान रखना, ये बात आपको झूठ लग रही होगी, लेकिन जब आप मेंस की तैयारी करते हैं ना, मेंस में आपके पास नोट्स बहुत कम होने चाहिए, लेकिन उन नोट्स को इतनी बार रिवाइज करना पड़ता है, इतनी बार उनका रिवीजन करना होता है कि एक एक चीजें आपके माइंड में ऐसे छप जाती है कि अगर आने वाले 3 पेज के बाद चौथे पेज पर क्या लिखा होगा तो मुझे पता होगा कि वहां पर क्या लिखा होगा। इस प्रकार से जब आप रिवीजन करेंगे, ये तरकीब जब आप अपनाएंगे तो आप अंतिम रूप से सिलेक्ट हो पाएंगे। और हमारा उद्देश्य केवल प्री निकालना तो है नहीं। तो पहली बात क्या है कि ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स आपके होने चाहिए सीमित। सीमित का मतलब यह है कि
कि ये नहीं है कि एमपी जीके की बुक को लेकर आप इतने ज्यादा चिंतित हो गए कि पता लग रहा एमपी जीके की एक बुक भी आ गई, 2 बुक भी आ गई, 3 बुक भी आ गई और उसके बाद पता लग रहा 4 दिन हो गए और बुक्स पर धूल ही साफ नहीं कर पा रहे हैं और बुक्स आपकी आपके टेबल पर ही रखी है, आपके जहां पर भी आप रखते हैं वहां पर बुक्स रखी है। तो पहला जो काम करना है वो ये चीजों को सीमित करना है, नोट्स सीमित होने चाहिए। अब इसके लिए क्या करना है, आपको आज ही बैठना है इस वीडियो के बाद और आपको एक पेज लेना है, पेज पर लिखना है सबसे पहले नोट्स। इस नोट्स में हर एक सब्जेक्ट के बारे में लिखिए। जैसे पहला है एमपीजी के। अब चूंकि इतना समय तो बचा नहीं है कि मैं कह सकूं कि आपको अब मेंस की तैयारी भी करनी चाहिए, वो समय निकल चुका है। तो अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करना है तो आपको सबसे पहले लिखना होगा एमपीजी के। अब एमपीजी के आगे आप जिस भी बुक को लेना चाहे, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपको जो बुक ठीक लगे उस बुक को आप लीजिए और उस बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखना, हर बुक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार 10% चीजें ऐसी है जो दूसरी बुक में कुछ ना कुछ अलग मिली, और हर बुक में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। जब आप उस बुक को पढ़ने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यार 10% चीजें ऐसी है जो इस बुक में नहीं मिली। सिद्धांत क्या कहता है, हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 क्वेश्चन हमें सही नहीं करने हैं। 100 में से हम 80 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा टारगेट या जैसा कट ऑफ जा रहा है उसके हिसाब से हमें 80 प्लस लाने की कोशिश करना ही पड़ेगी। आज से पिछले 2 पेपरों के पहले अगर मैं बात करूं तो हम जब कहते थे कि 75 प्लस नंबर लाना है तो बड़ी अजीब धारणा थी विद्यार्थियों के मन में, अरे 75 प्लस। और आज का ये टाइम ये है जिस प्रकार से कट ऑफ जाता है तो 80 प्लस की तैयारी हमें करनी ही पड़ेगी। अब ला सकते नहीं ला सकते इसके ऊपर बहस करने से बेहतर है कि 80 प्लस की तैयारी करके इस तैयारी को इस मुकाम पर पहुंचाया जाए। तो 80 प्लस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का 80%, अगर हम 100 में से 100 मार्क्स अगर आपके हैं, 100 प्रश्न है, 80 प्रश्न आपको सही करना है, यानी 80% चीजें आपको पता होनी चाहिए। होता क्या है, जब विद्यार्थी एक बुक को देखता है, एक बुक को देखने के बाद दूसरी बुक को देखता है तो मान लेते हैं 90% डाटा उसे यहां पर मिल गया, 10% डाटा यहां पर मिला। ये बात बहुत गहरी है और तब समझ में आती है जब आप अटेम्प्ट खराब करे जाते हैं, आपका एग्जाम खराब हो जाता है, उसके बाद ये चीजें समझ में आने लगती है। तो 90% चीजें इस बुक में आपको मिलने वाली थी, लेकिन आपने क्या किया, इसका 40 से 50% ही कंप्लीट किया और आप छलांग लगा दिए दूसरी बुक की ओर कि भाई हमें तो 40 से 50% चीजें एक बार पढ़ ली है, इसके बाद हम इस बुक को पढ़ेंगे। इस बुक में गए, ये जो 40 से 50% था ना, यही वहां पर रिवाइज किया और मुश्किल से 5% चीजें अलग आपको मिली। और 100% ऐसा होता है जब आप चीजों को रिवाइज नहीं करते तो केवल इतनी ही बातें आपके माइंड में रह पाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 बुक को पढ़ने के बाद आपके पास जो चीजें संग्रहित है, आपके माइंड में जो चीजें हैं वो है केवल 45% या ज्यादा से ज्यादा 55%। यानी अगर मैं सभी बुक्स को ऐड कर दूं, केवल एमपीजीके की नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर करंट अफेयर्स के जो नोट्स है उन्हें देख लेते हैं। यहां पर संचार एवं सूचना या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की हम बात करें, आयोग की बात करें, कमीशंस की बात करें, सभी को मिला दूं तो आप कितना तैयार होंगे, 55%। ये अधिकतम है, और ज्यादा माने तो 60%। और आप एक बात बहुत अच्छे ढंग से देखना, औसतन विद्यार्थियों के अंक 60 ही आते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है। अगर आप ये जो दौड़ है इससे अगर आप बाहर निकल सकते हैं, चीजों को सीमित कर लेते हैं, तो यहां से क्या होता है इसको समझिए। सबसे पहली चीज होती है, ये जो प्रेशर होता है ना, ये कम होने लगता है। क्यों? आपके पास सीमित नोट्स हैं, आपके माइंड को क्लियर पता है मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब आपको पता लगा यार एमपीजीके की मेरे पास एक ही बुक है। जैसा कि हमने देखा 2 बुक्स को पढ़ने के बाद आपने 60% सिलेबस कवर किया या 65% सिलेबस कवर किया, लेकिन अगर आप इस एक बुक्स को पढ़ते और हर एक टॉपिक के एक बुक्स को पढ़ते, चाहे आप कमीशन से ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, तो हर बुक का अगर 90% भी कवर आप कर पाते हैं, यानी 90% चीजें भी दी हुई हैं उसे ही बार बार रिवाइज कर पाते हैं, तो आप इस पेपर के 90% पोर्शन को पढ़ चुके हैं। जहां पर 10 मार्क्स की भी अगर हम बात करें गलत होने वाला है तो 80 तो आप कवर कर जाएंगे। एक टॉपर में और एक जो विद्यार्थी असफल होता है उसमें अंतर यह नहीं होता कि वहां पर मेहनत कम है, अंतर यह होता है कि उसकी मेहनत की जो दिशा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो गलत है।
अगर आप इस मेहनत की डायरेक्शन को, इस दिशा को चेंज कर पाते हैं तो यकीन मानिए आप इस सफलता को सुनिश्चित कर पाते हैं। करना क्या है, सबसे पहले नोट्स को सीमित करना है। स्ट्रेटजी की ज्यादा बात मैं करता नहीं हूं। स्ट्रेटजी आपको आप बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन बातों को ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो पहला काम क्या किया हमने, किसी भी बुक का, मैंने यहां पर केवल एमपीजीके नहीं लिखना चाह रहा हूं, जो भी है, चाहे मैं बात करूं पॉलिटी है, चाहे मैं बात करूं हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या कमीशंस, या अगर हम बात करें सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जो भी टॉपिक से है, यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है पेज पर नोट्स। और नोट्स में लिखने के बाद आपने देखा कि ये सभी बुक से है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर एक बार आपने आपके नोट्स सिलेक्ट कर लिए और नोट्स सिलेक्ट करने के बाद कोई भी विद्यार्थी आए या कोई सिलेक्टेड भी आए और आकर कहे कि देखिए मेरे प्रीलिम्स में 90+ मार्क्स थे, तो भी आपको इन नोट्स को चेंज नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है, हर 15 दिन में हम नोट्स को चेंज करने लगते हैं, हर 20 दिन में हमारी चीजें परिवर्तित होने लगती है। उसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस आता नहीं है, और कॉन्फिडेंस ना आने की वजह से हम एग्जाम में गलत ही करके आते हैं। तो ध्यान रखना, भले ही हमारे पास नोट्स सीमित हो, हमारे पास नोट्स कम हो, लेकिन जो नोट्स है उन्हें पर्याप्त रूप से रिवाइज हमें करना है। तो पहली बात हमारी क्या हुई, पहली बात हुई हमारी नोट्स से रिलेटेड। अगर मैं इस बात को संकीर्ण तरीके से संक्षेप में समझाऊं तो बात केवल इतनी सी है कि एक पेज लेना है जिस पर आपको लिखना है कि मेरे ये नोट्स है, एमपीजीके में मुझे ये बुक से पढ़नी है, हिस्ट्री में मुझे ये पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में मुझे ये पढ़ना है, पॉलिटी में ये पढ़ना है, और इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। एक बार सिलेक्ट करने के बाद उस पेज पर जो नोट्स लिखे हैं उनके अलावा कहीं नहीं भागना है, चाहे मार्केट में 500 क्वेश्चन की बुक आ जाए, चाहे 200 क्वेश्चन की बुक आ जाए। ये सभी चीजें कब होती है, आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी होते हैं जो दूसरी बुक्स को पढ़ते हैं और अच्छे अंक लाते हैं। उसके पीछे क्या कारण होता है, मान लेते हैं ये एमपीजीके की बुक से पढ़ ली, अब इसे इतना रिवाइज कर दिया कि अब गुंजाइश नहीं है कि इसमें और ज्यादा अंक बढ़ा सकें। ऐसी स्थिति में फिर दूसरी बुक्स की ओर हमें आना होता है, दूसरी बुक्स की ओर हमें बढ़ना होता है। लेकिन तब तक नहीं बढ़ना है जब तक कि हमें उस बुक्स के एक एक चीजें पता नहीं हो, अच्छे ढंग से रिवाइज नहीं कर लिया हो। आपने अक्सर देखा होगा एक बुक्स को पढ़ने के बाद दूसरी बुक आप पढ़ते हैं तो फिर नई चीजें मिलती हैं, तीसरी बार फिर नई चीजें मिलती हैं, यानी हमने प्रॉपर रूप से, तैयार रूप से, अच्छे ढंग से हमने उन बुक्स को नहीं पढ़ा है। तो पहली हमारी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो ये कि हमारी जो बुक्स है, हमारे जो नोट्स हैं उन्हें अच्छे ढंग से पढ़े। अब बात आएगी कि सर पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। तो पहली बात तो ये कि मुझे ये अनुमान है कि आपने पहले हिस्ट्री है या पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये जो बुक्स हैं इन्हें एक बार आपने देख लिया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो कैसे तैयार करना है इसका वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आप एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हमें नीड है इस पर्टिकुलर वीडियो की, तो मैं उसके ऊपर आपको बता दूंगा कैसे आप सब्जेक्ट को तैयार करें। अब बात ये आती है कि सर ये जो 1, 2, 3 नंबर से हम रह रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है और इसे कैसे पूरा किया जाए। तो देखिए, ये जो कम मार्क्स है जिनकी वजह से आप प्रीलिम्स से नहीं निकाल पा रहे, इसका सबसे बड़ा कारण यही था। इसीलिए मैंने नोट्स को पहले और ये जो आपका मार्क्स ना आने का कारण है उसे हमने दूसरे नंबर पर लिया। कैसे आप इस 1 से 2 नंबर को बढ़ाएंगे उसके पीछे कारण समझिए। आपने ये देखा होगा आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम था उसमें कम से कम 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको पहले कभी ना कभी आपने उनको पढ़े थे और आप एग्जाम हॉल में जाकर उसके ऊपर पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं है, आप पूर्ण रूप से श्योर नहीं है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और 90% केस में जब हम तर्क वितर्क किसी प्रश्न पर ज्यादा करते हैं तो निश्चित तौर पर यह मानिएगा कि उस प्रश्न में हमारी दुर्गति होना तय है। क्यों? क्योंकि उस प्रश्न पे हमने इतने तर्क वितर्क कर लिए कि हम उस क्वेश्चन का जो सही आंसर था उसे कभी नहीं लगा के दूसरे गलत आंसर को ही लगाएंगे। और इस कारण अक्सर आपने देखा होगा कई विद्यार्थी कहते हैं कि यार मेरी एक छोटी सी गलती थी, मैंने बनते हुए प्रश्न को गलत कर दिया। और कम से कम 3 से 5 प्रश्न हम एग्जाम हॉल में गलत करते हैं। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन 2 होते हैं। 2 कौन कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये 5 प्रश्न गलत होते हैं। पहला रीजन होता है हमारा नोट्स या बुक लिख सकते हैं या नोट्स लिख सकते हैं, और दूसरा रीजन होता है रिवीजन। देखिए, बुक्स को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बुक्स को आप दे दीजिए विद्यार्थी पढ़ लेगा।
बड़ी बात यह है कि ये जो नोट्स है, ये जो बुक्स है, इन्हें कितनी बार आप रिवाइज कर पाते हैं। तो पहली बात ध्यान रखना, अगर आप ये जो क्वेश्चन है इस गैप को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो इसका केवल एक तोड़ है, और वह ये है कि ये जो नोट्स या बुक्स है ना, दूसरी बुक्स या नोट्स पे ना भगकर इस पर इतना रिवाइज कर दीजिए कि यकीन मानिए आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके क्वेश्चन सही होने वाले हैं। दूसरी हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ किए देता हूं। देखिए, अब बात यह आती है सबसे बड़ी कि सर हमने नोट्स को भी तय कर लिया, हमें पता लग गया 1 से 2 मार्क्स 3 मार्क्स कैसे बढ़ाना है, वो भी हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने तैयारी ही अभी शुरू की है, तो सर हम प्रीलिम्स को कैसे तैयार करें, उसके ऊपर और थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। प्रीलिम्स से मेरे ख्याल से जो विद्यार्थी अभी तक निकालते आ रहे होंगे उसमें 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। पहली बात तो ये कि वो जो जीएस वाला पोर्शन है इनका इतने अच्छे ढंग से कवर होता है कि इन्हें चीजें, कंसेप्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। इसके पीछे क्या बात है वो थोड़ा सा समझिए। आप सभी ने एक बुक का नाम सुना होगा, लुसेंट। आपको लगता होगा यार बुक्स बड़ी छोटी है, मुझे हिस्ट्री एक बार पढ़ना है, ज्योग्राफी एक बार पढ़ना है, पॉलिटी एक बार पढ़ना है। आपने पॉलिटी वाला सेगमेंट उठाया, आपने संविधान सभा उठाया, आपने देखा पहले संविधान सभा के अध्यक्ष ये बने, दूसरे ये बने। लेकिन ये जो लिंक होता है ना किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ये लिंक हमारा बैठ नहीं पा रहा है। चीजों में जब लिंक टूटता है तो हम उस सब्जेक्ट में कितनी ही आसान चीजें होती हैं उन्हें हम ध्यान रख नहीं पाते। हिस्ट्री में ऐसा होता है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, जैसे ही आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसके बाद जैसे ही वैदिक काल आता है, वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता में हमें लिंक समझ में नहीं आता। हमने बुक को उठाकर पढ़ना शुरू किया, हमें पता लगा राखी गढ़ी यहां पर मिली, ये साक्ष्य यहां से मिले, वैदिक काल में ऋग्वेद में ये बात बोली गई, उत्तर वेद में ये बात बोली गई। लेकिन जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो हमें उन विद्यार्थियों की अपेक्षा कम समझ में आता है जिन्होंने पहले थ्योरी नहीं पढ़ी, जिन्होंने पहले थ्योरी पढ़ी हुई है। यानी जैसे एक विद्यार्थी है जिसने बहुत अच्छे ढंग से थ्योरी वाला जो पार्ट है उसे बहुत अच्छे ढंग से समझा है, उसने देखा है कि वैदिक काल की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से ऋग्वेद और उत्तर वेद काल में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है, कैसे ऋग्वेद में चीजें अलग हुई या ऋग्वेदिक काल में चीजें अलग हुई, उत्तर वैदिक काल में चीजें अलग हुई। विजयनगर साम्राज्य की पूरी मन स्थिति, पूरी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति क्या थी, कैसे वहां पर शासन किया जाता था। तो एक विद्यार्थी जब थ्योरी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़कर आता है, उसके बाद लुसेंट को पढ़ना इतना आसान हो जाता है, यकीन मानिए लुसेंट से आप मोहब्बत कर बैठेंगे। आप उसे पढ़ेंगे और मजे आएंगे कि अरे वाह। होता क्या है, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो इस थ्योरी का मेन रोल तो होता है मेंस में, लेकिन एक बहुत गहरी बात यह है कि प्रीलिम्स में भी आपका थ्योरी का रोल होता है। कैसे? अगर आप विगत 2 प्रश्न देखें, पॉलिटी से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए जो कंसेप्ट वाइज थे, जो सैद्धांतिक थे। जब आप अच्छे ढंग से चीजों को पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में आएगी। लेकिन जब हम पॉलिटी को पढ़ते हैं और फैक्ट को रटना शुरू करते हैं तो कितना भी कर लो, कितने फैक्ट रटेंगे? ये फैक्ट तभी रटे जाएंगे जब आप चीजों को समझेंगे। तो पहला काम क्या करना है, लुसेंट एक बहुत अच्छी बुक है, प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बनते हैं, लेकिन आपको एक काम यह करना है कि अगर हो सके तो एक बार थ्योरी जरूर समझ लीजिए कि आखिर हुआ क्या क्या हड़प्पा सभ्यता में हुआ, पाषाण काल में किस प्रकार से पत्थरों के औजार बनाए गए, किस प्रकार से पहिए का आविष्कार हुआ। जब चीजों को आप एक बार थ्योरी से समझ लेंगे, एक बार कहानी के रूप में समझ लेंगे, आपको जब पता लगेगा कि मुगल साम्राज्य में क्या चीजें थी, कौन कौन सी 1857 की क्रांति की यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें थी, 1909 या फिर हम यहाँ पर बात करें 1935 का अधिनियम क्या था, द्वैत शासन कैसे लागू हुआ, तो आप देखेंगे चीजों में लिंक होना शुरू हुआ। हिस्ट्री का जो पार्ट हम लास्ट में पढ़ते हैं वही हमारा पार्ट होता है पॉलिटी का। तो ध्यान रखें, 2 चीजें हमें हमेशा साथ पढ़ना है, एक तो है इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक है ज्योग्राफी, वही एक हिस्ट्री और एक पॉलिटी। जैसे कि हमने देखा कि यार मान लेते हैं 1857 की क्रांति के बारे में देखते हैं। 1857 की क्रांति का इतिहास हमने पूरा पढ़ा। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उसी समय हमें एक बात समझ में आती है कि यार वहां की राजनीतिक व्यवस्था उस समय कैसी थी,
उस समय राजनीतिक दल किस प्रकार से काम करते थे। तो जब हम चीजों में लिंक बिठाकर पढ़ते हैं तो हमें बातें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक ऐसे ही इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को साथ पढ़ने के पीछे कारण यह है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी पठार के बारे में पर्टिकुलर जो चीजें हैं उसके बारे में जानकारी ली, तो अभी इसके बारे में ये समझिए कि यहां पर ऐसी कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं जो हम इकोनॉमिक्स से जोड़ सकते हैं, कि क्या यहां पर कोई ऐसा खनिज है जो हमें इकोनॉमिक्स में देखने को मिल सकता है। चीजों को जब आप लिंक करेंगे तो जीएस पढ़ना आसान होगा। तो दूसरी बात क्या हुई, प्रीलिम से निकालने के लिए आप फैक्चुअल चीजें तो पढ़ेंगे, लेकिन फैक्चुअल चीजों के पहले आपको सबसे पहले जो थ्योरी है इनके ऊपर देखना होगा, किस प्रकार से यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल का उदय हुआ, वैदिक काल के बाद किस प्रकार से महाजनपद काल की उत्पत्ति हुई, कैसे यहाँ पर विभिन्न धर्मों का उदय हुआ। एक बात समझिए, जैसे जब हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं या हम जैन धर्म पढ़ते हैं, तो एक सोचने का कारण आपको कभी तो सोचने में आया होगा ना यार, कि यार बौद्ध धर्म या जैन धर्म उसी समय क्यों हुआ। आप अगर देखेंगे तो इनकी जो यहां पर बात कर सकते हैं, जो समय है वो समय मिलता जुलता दिखाई देता है, और उसी समय बहुत सारे धर्मों का उदय भी दिखाई देता है। किसी भी काम में किसी भी चीज का एकदम परिवर्तन होना या नई चीजों का उदय होना, एक ही समय पर होना, कुछ कारणों का ही परिणाम होता है। तो उन कारणों को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये कारण था, क्यों महावीर स्वामी, या हम यहां पर बात करते हैं जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, तो क्यों इन धर्मों का उदय हुआ। जब आप चीजों को समझेंगे तो आपके लिए हिस्ट्री है या पॉलिटी है, इन चीजों को पढ़ना आसान होगा। मेरे ख्याल से यहां तक बातें आपको क्लियर हुई होगी। तो प्रीलिम्स में पहली चीज ये कि अगर आपको जीएस पर कमांड हासिल करनी है तो इसके लिए पहला जो काम है वो ये करना होगा कि जो थ्योरी है, जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लुसेंट को उठाइए और लुसेंट के फैक्ट पढ़ना शुरू कीजिए, आपके लिए आसान रहेगी। अब बात करते हैं प्रीलिम्स में पहले किसे पढ़ना है, बाद में किसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है एमपीजी के। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की आत्मा क्या है अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा वो है एमपीजी के। किसी भी रूप में आप देख लीजिए, 30 के इर्द गिर्द या तो ऊपर या नीचे, लेकिन नीचे का मतलब या तो 28 या 30 से प्लस, तो कितने भी हो सकते हैं, इतने प्रश्न तो आपको एमपीजीके से मिलेंगे ही। और किसी पेपर का 30% केवल एक सब्जेक्ट के द्वारा कवर होना अपने आप में महत्वपूर्ण चीज होती है। तो एमपीजीके को रट डालिए, एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ डालिए। दूसरा है कमीशंस, या इसे हम कह सकते हैं आयोग। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, अब जैसे ही आयोग को पढ़ने गए तो आयोग के पढ़ने के साथ ही एक सब्जेक्ट को और ऐड कर दीजिए, वो है पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था या संविधान जिसे हम कहते हैं। अब एक बात और आपको ध्यान रखना है, अगर मैं पिछले 2 से 3 प्रश्नों के एनालिसिस को देखूं तो आप एक बात देखेंगे, आपके प्रीलिम्स में 10 यूनिट है, 10 यूनिट, और आपको पता है 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी यूनिट्स को मिलाकर। लेकिन आप इन 10 यूनिट्स को देखेंगे और अगर हम औसत निकालें कि प्रत्येक यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे 7 प्रश्न या मिनिमम 6 प्रश्न तो आपके प्रत्येक यूनिट से आते हैं। भले ही वो कोई भी यूनिट हो, 6 प्रश्न तो आपको मिलेंगे। आप एक बार देखना कि 6 प्रश्न आते हैं या नहीं पुराने प्रश्न पत्रों को। मेरी बात पर ऐसे विश्वास नहीं करना, एक बार पुराने प्रश्न पत्रों को देखना है। आप देखेंगे 6 प्रश्न तो आपके आते ही हैं। इसके बाद किसी यूनिट से थोड़े से ज्यादा आ जाते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि एमपीजी के यहां से ज्यादा बनते हैं, जैसे कि आयोग यहां से ज्यादा बनते हैं। तो यहां पर एक बात समझने वाली क्या है उसे समझिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने प्रश्न आते हैं, समझने वाली बात यह है 10 यूनिट है, प्रत्येक से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात हमने ये मानी, यानी 60 प्रश्न तो यहां पर हो गए। अब हमें ये गौर करना है कि ये जो 40 अंक हैं ये सबसे ज्यादा कहां से पूछे जा रहे हैं। तो हमने देखा एमपीजी के, तो हमने इसे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा। अब एक बात देखना, हमने देखा यार इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से 2 प्रश्न पूछे गए, समझना 2 मिनट के लिए। वहीं आयोग से 10 प्रश्न पूछे गए, एक समझने के लिए। मुझे पता है इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारा डेटा है जो मैं याद नहीं कर सकता, तो बेहतर है कि मैं इस 10 प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से कवर कर लूं। रणनीति वो होती है जो आप कम संसाधन में भी आप सफलता की ओर प्राप्त कर सकते हैं, सफलता की ओर बढ़ सकते हैं।
आज के टाइम में बहुत संसाधन है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमें कैसे तैयार करना है। अगर हमारे तैयार करने की सही रणनीति नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। पता लग रहा है हिस्ट्री में चोल को पढ़ रहे हैं, चालुक्य को पढ़ रहे हैं, राष्ट्रकूट वंश को पढ़ रहे हैं और प्रश्न एक ना पूछा गया। क्या मतलब उस मेहनत का? मेहनत वहां पर कीजिए जहां पर सफलता सुनिश्चित हो सके। तो ध्यान रखना, एमपी जी के आयोग इसे बहुत अच्छे ढंग से रट डालिए। इसके साथ ही अगली यूनिट की अगर मैं बात करूं तो तीसरी है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इन तीनों यूनिट को मिलाकर 45 से 50 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आप पुराने प्रश्न पत्रों को उठाकर देख लीजिए, यही डाटा रहना है। जब इतने ही इन चीजों से आने हैं तो इतने तो हमें पहले कवर करने ही होंगे। अब इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम इन सब्जेक्ट के चक्कर में दूसरे सब्जेक्ट को भूल गए। हिस्ट्री को भी पढ़ना है, ज्योग्राफी को भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है? क्योंकि आज का टाइम वो नहीं रहा है कि मैं कह दूं 2 सब्जेक्ट को पढ़कर चले जाइए और आपकी सफलता सुनिश्चित है। नहीं, आज का टाइम ये है कि जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट के एक एक सोर्स को बार बार रिवाइज करने के साथ। तो बात ये आती है सर कि अब पढ़ें कैसे, जिससे पहली बात आती है पॉलिटी की। अब देखना, मैंने कहा कि आपको एक बार थ्योरी समझ लेना है। आपने देखा, मान लेते हैं एक छोटी सी बात, संविधान सभा। आप पुराने प्रश्न पत्रों को उठाकर देखिए और आप देखेंगे पुराने प्रश्न पत्रों में संविधान सभा से एक प्रश्न 100% आता है। किसी में पूछ लिया संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, किसी में पूछ लिया कि कितना वर्ष, कितना टाइम इसे बनने में लगा, यानी जो संविधान था उसके निर्माण में कितना टाइम लगा और जो समय है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाता है जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम जो सरकार थी, अंतरिम सरकार में किस समिति को, है ना, या फिर कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें पुराने प्रश्न पत्रों को देखकर एक बात ये समझनी है कि जो टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जिससे कि आपने एक बार पूरी स्टोरी पढ़ ली कि कैसे कैबिनेट मिशन भारत में आया, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, इन अध्यक्षों ने किस प्रकार से काम किया, कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा के निर्माण के पश्चात कौन इसके अध्यक्ष बनाए गए, प्रारूप समिति का गठन आखिर क्यों किया गया, प्रारूप समिति ने जो प्रारूप तैयार किया या तैयार किसके द्वारा किया गया उस पर कितनी बहस हुई और बहस होने के बाद इस पूरे टाइम पीरियड को मिलाकर कितना पूरा समय लगा जिसके द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के निर्माण में कितने सदस्य ऐसे थे जो अलग अलग दल से थे, कितने सदस्य ऐसे थे या कितनी इसमें महिलाएं थी, कितने इसमें अनुसूचित जाति जनजाति से सदस्य थे। ये सब चीजें आपने एक बार देख ली कि हाँ, हमें पता लगा कि जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के इतने सदस्य थे। प्रारूप समिति के बाद यहाँ पर संचालक समिति हो गई, या इसके अलावा जो अन्य समितियां थी उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, किस प्रकार से संविधान में कितने जो अनुच्छेद है उन्हें जोड़ा गया, इन अनुच्छेद के साथ ही इस पर कितनी बहस हुई, इसमें कितना खर्च हुआ, ये सभी चीजें एक बार आपने बहुत अच्छे ढंग से देख ली। अब आपको ये स्टोरी पता है, आपको चीजें पता है। अब क्या करना है, अब आपको उठाना है लुसेंट। लुसेंट को उठाने के बाद पहला काम आपको ये करना है, संविधान सभा पर पहुंचे। संविधान सभा पर पहुंचने के बाद इस पेज को, 1 पेज 2 पेज जितने भी हैं अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। अब एक हाइलाइटर जो है उसे लेना है और उसे लेने के बाद बस जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर लिखिए कि हाँ, जुलाई 1946 महत्वपूर्ण डेट हो गई हमारे लिए। फिर हमने देखा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की, हाँ ये फैक्ट पूछा गया था। फिर हमने देखा कि इसके अध्यक्ष कौन कौन थे, तो यहां पर उन अध्यक्षों के नाम लिखने चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब यहां पर बनाया गया, कितना समय लिया गया, यहां पर राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, और ये संविधान सभा है इसके द्वारा संविधान को कब आत्मार्पित किया गया उस डेट को ध्यान रखना है, लागू कब किया गया इस डेट को ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर आप पॉलिटी को पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपसे किसी भी चीज या किसी भी प्रश्न को सोल्व करना आपके लिए चुटकियों का काम होगा। लेकिन पहले समझना जरूरी है। बिना समझने से, जब तर्क नहीं हमारे पास होते, जब लॉजिक हमारे पास नहीं होते, तो चीज़ों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण या कह सकते हैं बड़ा कठिन हो जाता है। पहला काम तो ये हो गया। तो पॉलिटी में मेरी बात ध्यान रखिए
आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक तो आपको पता होना चाहिए। यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है आर्टिकल 17 क्या है, पूछ लिया जाता है उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। ये डायरेक्ट फैक्चुअल प्रश्न ये आते रहते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही अनुसूचियों से प्रश्न आते हैं, अनुसूची बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना है। संविधान के भागों को एक बार बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना है। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, हमेशा चीजों को लिंक करके पढ़ना आपको सीखना पड़ेगा। लिंक कैसे किया जाता है वो मेरी बात समझिए। देखिए, ये आज का टाइम ऐसा है जिसमें आपका ये जो रथ है ना, इस रथ की डोर भी आपको संभालनी होगी, और जब लड़ना है तो लड़ना भी आपको ही पड़ेगा। यानी दोनों काम आपको ही करने पड़ेंगे। आपका मार्ग आपको ही बनाना होगा, उस मार्ग पर चलना भी आपको ही होगा, डायरेक्शन भी खुद को ही देनी होगी। जैसे मान लेते हैं लिंक बनाने का काम, मान लेते हैं हमने किसी टीचर से पढ़ा, हमें समझ में नहीं आया, तो चीजों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। हमेशा आप पढ़ते तो है नहीं कि हाँ दिन रात लगे हुए हैं। जब आप चीजों के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, इस प्रकार से चीजों के प्रति समर्पित हो जाइए कि आपके बारे में या आपको लगे कि यार ये बात इस तरीके से भी तो हो सकती है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, कई बार क्या होता है जब हम वैदिक काल को पढ़ते हैं तो वैदिक काल में हमें एक बात ये समझ ही नहीं आ पाती कि आखिर यहां पर जो कबीले थे वो कबीले कैसे बसे। और एक बात सोचिए हमेशा, कोई जो कबीला था, इस कबीले से हम देखते हैं वैदिक काल में ही एक राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। वो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक एक धीरे धीरे प्रोसेस होता है। लेकिन हमें यह बात समझ में नहीं आती कि एक कबीला मिलकर कैसे यहां पर राष्ट्र का निर्माण कर देता है। इस बात को समझना हमारे लिए आसान नहीं है। जैसे आप वहां पर देखते हैं कि वहां पर राष्ट्र बना, राष्ट्र के नीचे प्रांत बने, प्रांत के नीचे यहाँ पर विभिन्न इकाइयों में जो वैदिक काल था वो बटा हुआ था, है ना। कुल था, कुल के बाद ग्राम था, ग्राम के बाद जो यहाँ पर शायद एक और इकाई थी, जन थी, जन के बाद जो अलग अलग इकाई थी प्रांत थे, प्रांत के बाद राष्ट्र थे। ये सभी चीजें कैसे बनी ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम एक स्टोरी से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं उस समय चूंकि जनता भी कम थी तो कुछ लोग आकर ये एक क्षेत्र मान लेते हैं, तो कुछ लोग आकर यहां पर बसे, कुछ आकर यहां पर बसे, कुछ आकर यहां पर बसे और कुछ आकर यहां पर बसे। और वैदिक काल के लोगों का महत्वपूर्ण काम था पशुपालन, पशुओं को पालना, दिन भर उनकी रखवाली करना और उन्हीं के द्वारा अपना जीवन यापन करना। तो चूंकि लोग कम थे और उस समय जंगल ज्यादा था, जानवर अधिक थे, तो हुआ ये होगा कि कहीं ना कहीं कुछ जानवर आए होंगे, यहां पर कुछ लोग रहते थे, यहां पर कुछ लोग रहते थे। तो पता लग रहा घर का मुखिया जा रहा है जंगल में पशुओं को लेकर, और यहाँ पर उनके जो छोटे जानवर हैं उन्हें शेर उठा ले गए, उन्हें बाघ उठा ले गए, उन्हें कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया। तो ऐसी समस्याएं ग्रसित होने लगी। अब धीरे धीरे जब ये समस्याएं ज्यादा बढ़ने लगी तो पता लग रहा अब जैसे पशुपालन के लिए लोग जा रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पर इकट्ठा भी हो रहे हैं, एक साथ लोग बैठ रहे हैं, सभी के चेहरे मुरझाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बात तो चलती ना कि यार क्या कारण हो गया, क्यों मुरझाए हुए। दूसरा देख रहा है कि अगले दिन दूसरे का मुंह मुरझाया हुआ है। तो पता लग रहा है कि यार सभी के साथ एक ही समस्या है कि यार हो ये रहा है कि मैं जैसे ही यहाँ पर पशुओं को चराने आता हूँ, पशुओं को लेकर आता हूँ, यहाँ पर मेरे घर के जो भी छोटे जानवर है उन्हें जंगल में या बाघ उठा रहा है, शेर उठा रहा है या जंगली जानवर उठाकर ले जा रहा है। यही समस्या इन भाई साहब की भी थी, यही इनकी भी थी, यही इनकी भी थी। जब सभी की समस्याएं सेम लगी तो इन्होंने सोचा यार क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इन जंगली जानवरों से निपटा जाए, या कुछ ऐसा किया जाए कि हम इस समस्या से दूर हो सकते हैं। मनुष्य के पास एक अच्छी चीज जो कि माइंड है उसका उन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि यार हम रहते हैं बड़े दूर दूर, क्यों ना हम पास पास आ जाए, तो इससे होगा क्या, जनता ज्यादा हो जाएगी और जंगली जानवरों से बचा जा सकेगा। तो ये लोग ये जब दूर दूर रहते थे यहां पर आकर एक जगह आकर बस गए। इससे क्या हुआ, लोगों की तादाद बढ़ी। अब जंगली जानवर से बचने में रक्षा होने लगी। लेकिन आप कितनी रक्षा करोगे और कैसे करोगे। मान लेते हैं सभी पुरुष पशुपालन के लिए चले गए और यहाँ पर छोटे बच्चे हैं या सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं, और कोई ना कोई किसी ना किसी जानकर के द्वारा इनके पशुओं को फिर से यहाँ पर हानि पहुंचाने लगे। तो फिर अब क्या किया जाए। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक मल्ल युद्ध किया जाए, एक कुश्ती की जाए, और कुश्ती करने के बाद जो व्यक्ति यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर कुश्ती में जो अजय होगा, जो यहाँ पर जीतेगा, उसे यहाँ पर गांव में रख लिया जाएगा
गांव में रखने के बाद वही यहाँ का मेन व्यक्ति होगा। इन्होंने भैया युद्ध करना प्रारंभ किया। अब एक बात सोचना, ये जो कबीला था, ये कबीला धीरे 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 इस तरीके से यहाँ पर डेवलप होने लगा कि ये कबीला एक ग्राम के रूप में बदल गया। सोचकर देखिए, 4 लोग यहाँ रह रहे, 4 यहाँ रह रहे, 4 यहाँ पर रह रहे, 4 यहाँ पर रह रहे। अब ये सभी मिलकर, या मान लेते हैं 4 यहाँ रह रहे थे, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ। अब ये सभी मिलकर अगर एक जगह एकत्रित हो जाएंगे तो यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ेगा। तो ये जो छोटे इलाके थे इन्हें हमने कह दिया कुल, और कुल से जब ये बड़ा इलाका बन गया तो इसे हमने कह दिया ग्राम। ग्राम से जन बने, जन से प्राण बने। इसी तरीके से चीजें डेवलप होनी शुरू हुई और आगे जाकर राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो अब मुझे बताइए, कोई आपसे कहे वैदिक काल में किस तरीके से कुल से जन, जन से ये चीजें बनी, ग्राम बनी, तो कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ। मैं यहाँ पर शायद इकाइयों का नाम भूल रहा हूं, एक बार आप देखना कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, तो अब आपके लिए चीजें आसान होगी। चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा हमारा दिमाग हमें लगाना होगा ताकि स्थायी रूप से हमारी मेमोरी में चीजें याद रह पाए। तो इस तरीके से आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी में एक बात ध्यान रखना, कभी भी बिना मैप की ज्योग्राफी मत पढ़ना। और जैसे आप इंडिया को पढ़ रहे हैं, है ना, सपोज मान लेते हैं आप यहां पर इंडिया में नदियों को पढ़ रहे हैं, यहां पर ये यमुना नदी प्रवाहित हो रही है। तो पढ़ते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप भारत का भूगोल पढ़े तो मध्य प्रदेश का भूगोल भी साथ में एक बार टच जरूर करें। इससे चीजें लिंक होती है। ये नहीं कि यमुना नदी पढ़ी और हमें पता लगा कि यहां पर चंबल नदी आ रही थी, इन नदियों को हम भूल गए। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप भारत का भूगोल पढ़े, मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़े। जब भी आप इतिहास को पढ़े तो मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़े। चीजों को कनेक्ट करके देखिए, यहां से आप बहुत आसान तरीके से इन चीजों को समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं बातें आपके समझ आई होगी। तो मैंने जो बातें बताई उन्हें बहुत इंटेलिजेंस के साथ, विवेक के साथ काम में लेना है। ये नहीं है कि मन चाहे जैसे तरीके से पढ़ने लगे। अब लास्ट में कुछ अदर बातें ये हैं कि पहली बात तो ये कि बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से चीजों को पढ़िए, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि जब प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद विद्यार्थी कहते हैं सर थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो सिलेक्शन हो जाता। तो ये बातें मैं हर बार आपको बताता हूं, बाद में पछताना आपके हाथ में होता है। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। दूसरी बात ये, तनाव नहीं लेना है। होता क्या है, तनाव के चक्कर में जहां पर हम 5 घंटे पढ़ने वाले थे 2 घंटे भी नहीं पढ़ते और भी लगता है यार आज तो इतना भी नहीं पढ़ पाया, आज तो इतनी भी नहीं पढ़ पाई। तो इस तनाव को नहीं लेना है। बस ये करना है कि हर एक दिन आपको बेहतर करना है और थोड़ा सा आपका जो माइंड है ना, इस पर काम कीजिए। इस पर काम कैसे करना है, आपके साथ जो भी चीजें होती है वो होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ। आपका जो अवचेतन मन है वो आपके साथ बहुत सारी चीजें करता है। तो किसी दिन इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैं बात करने वाला हूं कि आपकी सफलता में कैसे ये सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ बहुत अच्छे ढंग से आपका साथी बन सकता है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। एक बार सभी चीजें बता देता हूं, बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि आपका जो नोट्स है ये सीमित कर लीजिए। दूसरी बात ये कि नोट्स को बार बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर जो आपके रह रहे हैं एग्जाम क्लियर करने में वो क्लियर कर पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये, चीजों को थ्योरी के अनुसार पढ़िए, एक बार स्टोरी को समझ लीजिए। और चौथी बात यह कि अच्छे ढंग से तैयारी करना है और कंसंट्रेशन के साथ तैयारी करना है। चीजें सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे से पढ़ाई करें और मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।